हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन एक केस के बारे में, क्रिमिनल केस के बारे में बात करूंगा। ये एक मंशात का नारकोटिक्स का केस है। इस केस की डिटेल्स मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले इस केस के हवाले से काफ़ी डिटेल्ड वीडियो एक मैंने लाइव आया था, फिर अपलोड की थी, लेकिन फिर कुछ दिन पहले मैंने काफ़ी वीडियोस ग्रुप से डिलीट की। और वो वीडियो जो शॉर्ट थी और जिनको यानी आप आराम से व्यू कर सकते थे, क्योंकि पेज में वीडियोस बहुत ज़्यादा मोर देन 100 हो गई थी, तो काफ़ी दोस्तों को ये प्रॉब्लम हो रही थी नीचे नेविगेट करने की, तो मैंने काफ़ी वीडियोस उसमें से रिमूव कर दी। अब चंद एक रह गई हैं, काफ़ी कम रह गई हैं। तो ये कमिंग बैक टू द केस है ये नारकोटिक्स का। नारकोटिक्स के लिए CNS कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस कोर्ट बनती है। ये एक्ट है, कानून है, यानी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस ऑर्डिनेंस, उसके तहत ये कोर्ट है, जिसको शॉर्ट में हम CNS कहते हैं। तो इस केस के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ये बता दूं कि एक्चुअली ये केस झूठा था। एक मासूम बेगुनाह शख्स को इस केस में किसी पुलिस वाले ने फंसाया था ज़ाती रंजिश की वजह से। तो केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक्चुअली मेरे पास ये केस आया कैसे। ये राइट नाउ आजकल मैं मेरी रिहाइश क्लिफ्टन में है। बिफोर बिफोर क्लिफ्टन आई यूज टू लिव एट डिफेंस फेज 5, और उससे पहले मैं PCHS में रहा हूँ बड़ा अरसा। यानी ये अपनी एक जो मेरा कॉलेज लाइफ है, यानी हाई स्कूल का टाइम है, वो PECHS में गुजरा है, फिर डिफेंस, और अब क्लिफ्टन में 7-8 साल से रिहाइश है। तो ये बताने का मकसद ये था कि व्हेन आई वाज लिविंग एट PCHS, ये एक ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, तो वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, जिनके साथ यानी बचपन समझे कि स्कूल और हाई स्कूल के डेज वहाँ गुजरे थे। तो वहाँ एक फैमिली थी, उनका एक बंदा था, लड़का था, जिसके खिलाफ ये केस बना। मुझ तक ये केस ऐसे पहुंचा कि उनको किसी रेफरेंस से कहीं से पता, क्योंकि शिफ्ट हुए हमें काफ़ी साल हो गए थे वहाँ से। लेकिन उनको किसी कहीं से पता चल गया, वो क्योंकि पर्सनली मुझे जानते थे, बड़ा वक्त गुजारा है हमने वहाँ हिल पार्क एरिया में। तो उनको कहीं से उन्होंने मेरा इंफॉर्मेशन ली, और फिर इंटरनेट से उनको मेरा यहाँ से मेरे फेसबुक से उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया। तो उनके एक भाई ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, और देन वो मेरे ऑफिस आए, और काफ़ी सालों बाद मीटिंग हुई। तो उन्होंने फिर ये बताया कि ये नारकोटिक्स मंशा का केस उनके बड़े भाई पे हुआ है, और वो उसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं, उनको सज़ा भी हो चुकी है 7 साल की CNS कोर्ट से। और फाइनेंशियली भी वो काफ़ी क्राइसिस में थे। उन्होंने कहा इतनी फ़ीस भी नहीं है कि हम किसी बड़े वकील की यानी 5-10 लाख तक फ़ीस अफोर्ड कर सकें, क्योंकि अब ज़ाहिर ये सज़ा हो चुकी है और ये केस काफ़ी मुश्किल हो गया है, और हाई कोर्ट से ही अपील में इसको ख़त्म कराया जा सकता है अगर मुमकिन हुआ तो एक तो उनको ये फाइनेंशियल इशू था, और दूसरा ये था कि वो चाह रहे थे कि मैं इनके इसके केस को हैंडल करूं। तो सबसे पहले मैंने उनको कहा कि, फिर उन्होंने यही कहा फ़ीस जितनी हो सकेगी हम आपको करेंगे। तो मैंने कहा वो तो इशू नहीं है। तो कीपिंग दैट असाइड, मैंने सबसे पहले उनसे कहा कि आप केस की कंप्लीट फाइल मुझे दें, मैं इसको 1-2 दिन स्टडी करूं, और दैन मैं देखूं कि क्या केस में वाकई इतनी सब्सटेंस है, जान है, कि अगर अपील में जाएं तो अपील अलाउ भी हो। तो वो मुझे अपनी फ़ाइल फिर बाद में पूरी कंप्लीट फ़ाइल लेके गए, उसको मैंने 1-2 दिन तक स्टडी किया। तो जब स्टडी किया तो केस में से काफ़ी वीकनेसेस, काफ़ी लेक्यूनास निकल आए, जिसकी बेसिस पे आई वाज वेरी होपफुल कि ये बिल्कुल बरी हो जाएंगे। उस केस के अंदर क्या वीकनेसेस थी, क्या लेक्यूनास थे, हुआ ये था, FIR में स्टार्टिंग में लिखते हैं कि एक उनको मुखबिर की इतला मिली कि कोई शख्स जो है वो चर्च बेच रहा है, यानी चर्च का केस इन पे बनाया था। और जाके जब पुलिस ने वहाँ पे उस बंदे को पकड़ा तो उसके पास से चर्च बरामद हुई, चर्च के मुख्तलिफ हिस्से बरामद हुए, ये FIR का मतन बता रहा हूँ। और उसके बाद उसको गिरफ्तार थाने लाए, उस पर ये FIR की, उसका फिर चालान, यानी FIR, फिर उसका चालान, फिर ट्रायल सारा चला, और ये कन्विक्शन हो गई, सज़ा हो गई। अब इसमें
जो प्रोसीजरल, अगर क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत देखा जाए कि क्रिमिनल केस चलाने के लिए, यानी ये कि कानून का देखा जाए तो सबसे पहले जब कोई स्पाई इंफॉर्मेशन कहीं से मिलती है पुलिस को और वो रेड के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी एंट्री की जाती है डिपार्चर की फ्रॉम द पुलिस स्टेशन की। ये पुलिस पार्टी जा रही है रेड करने के लिए, उसकी एंट्री। इस केस में ऐसी कोई एंट्री पेश नहीं की गई। फिर जब मौका वारदात पे पहुंचते हैं और अरेस्ट करते हैं, वो एक पब्लिक प्लेस है, एक चौक है, चौरंगी है कराची की, जहाँ से उसको अरेस्ट दिखाया था, यानी इट वाज अ पब्लिक प्लेस, और उसमें कोई भी प्राइवेट विटनेस नहीं है था। अब ये मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट मेजर पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट एजुकेट आप सबको कि कैसे क्रिमिनल केसेस में चीज़ें कितनी बारीक बीनी से देखी जाती हैं। तो उसमें प्राइवेट विटनेसेस कोई नहीं थे। जब यानी अरेस्ट करते हैं तो मेमो ऑफ अरेस्ट बनता है, फिर उससे जो चीज़ें बरामद होती हैं, यानी जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसका फिर मेमो ऑफ रिकवरी बनता है। उसके गवाह होते हैं, मशीर होते हैं दो। तो उसमें जो इन्होंने ये मेमो ऑफ रिकवरी और मेमो ऑफ अरेस्ट बनाया, उसमें मशीर भी दो पुलिस वाले ही थे, यानी कोई प्राइवेट विटनेस नहीं। सबसे पहला शक तो यहीं से स्टार्ट होता है कि जब पब्लिक प्लेस पे रेड कर रहे हैं तो प्राइवेट विटनेस एक भी नहीं है, पुलिस वाले हैं, ठीक है। फिर वो दूसरा उसमें लिखते हैं कि चर्च के मुख्तलिफ टुकड़े एक थैली से मिले उनसे। तो एक वकील होने के नाते ये चीज़ें बड़ी बारीक बीनी से देखी जाती हैं। जब वो लिखते हैं कि चर्च के टुकड़े थे, तो कितने टुकड़े थे ये नहीं लिखा था, 8 10 कितने टुकड़े थे। तो यानी ये भी एक डाउट क्रिएट के टुकड़े काउंट करके गिनने थे। फिर वो लिखते हैं कि मौका वारदात से ही हमने उसी वक्त जैसे मुलजिम को इसको ले आए थाने पर, तो चर्च को हमने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, फॉरेंसिक साइंस लैब में फॉर टेस्टिंग कि ये क्या है। यानी कहने से तो चर्च नहीं हो जाता, तो हमने उसी वक्त भेज दिया, जबकि ये एफआईआर में है। जबकि जब बाद में ट्रायल चला तो उसमें ये पता चला कि कोई 15 दिन के बाद फॉरेंसिक लैब गया था वो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए, यानी केमिकल एग्जामिनर एट दी फॉरेंसिक साइंस लैब। तो ये भी एक उसमें एक झूठ कंट्राडिक्शन के एफआईआर में लिखते हैं कि उसी वक्त भेज दिया, जबकि ट्रायल में और चालान में जब ये चीज़ें आई सामने तो 15 दिन के बाद का दिखाया गया, और रिपोर्ट उसके काफ़ी दिन के बाद उनको मिली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस केस को डाउटफुल बना रही थी। और इससे एक इसमें कानून के नज़र में एक के कॉन्सेप्ट है या टर्मिनोलॉजी है या प्रिंसिपल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट। एक क्रिमिनल केस में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो उसका बेनिफिट अक्यूज को, मुजरिम को, बल्कि मुलजिम होता है ड्यूरिंग ट्रायल। मुजरिम तो वो है जो सज़ा याफ्ता हो चुका, तो मुलजिम को, अक्यूज को उसका बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। यानी बेनिफिट ऑफ डाउट हैज़ टू बी एक्सटेंडेड टू दी अक्यूज बाय द कोर्ट। तो इस केस में इस तरह से काफ़ी चीज़ें ये लेकिन आज निकल आए थे, बेनिफिट ऑफ डाउट की बेसिस पे वो बरी हो गए। तो ये एक मुख्तसर इस केस पे मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आई थिंक 2 महीने पहले। तो काफ़ी दोस्तों ने इसके बारे में कहा था कि इस पे मैं बात करूँ दोबारा। तो एक मुख्तसर इसका मैंने एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में एक मुख्तसर जो उसमें 2-3, यानी ये बेसिकली ये एक झूठा केस एक तो था, दूसरा बेनिफिट ऑफ डाउट हम इस्टेब्लिश हो गया। और बेनिफिट ऑफ डाउट जब डाउट इस्टेब्लिश हो जाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को ही देना पड़ता है। और इसी ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट द अक्यूज और कन्विक्टेड पर्सन वाज एक्यूटेड, बरी हो गए।